Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. We were talking about sets and we have discussed the operations on sets. We have talked on union of sets, intersections of sets and difference of them. हम लोगों ने इसे मैथमेटिकली भी समझा था, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम लोगों ने इसे वेन डायग्राम वाइज भी समझा है. फॉर एग्जाम्पल, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी मीन्स ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, मैथमेटिकली देखें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. लेकिन अगर हम वेन डायग्राम से इसी बात को समझें तो आप कैसे बताएंगे कि सर ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए के सेट बी के ए वाले रीजन को और बी वाले रीजन को कंबाइन कर दीजिए. ये हो गया हमारा पूरा ए यूनियन बी. सिमिलरली कोई आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे सर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. मतलब एक्स ए में भी बिलोंग करे और वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करे. लेकिन अगर इसी बात को आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो कैसे बताएंगे? सर ए और बी में वो रीजन है ना, वो एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी, मतलब ए और बी का कॉमन रीजन. ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. यही वेन डायग्राम की सबसे स्ट्रॉन्ग है ना प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के होता है ये. क्योंकि मैथमेटिकली बात को समझना है इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, बट चूंकि ये ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन है, हम ए यूनियन बी को विजुअलाइज कर सकते हैं. अच्छा, रीजन कंबाइन कर दिया. ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन बी है क्या, और इस तरीके से दिमाग चलाना पड़ता है. तो इसीलिए वेन डायग्राम ज्यादा सक्सेसफुल है. खैर, आई होप आपने जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा हो. ओके, मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए. अगर मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या होगा? है ना, देखिए अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा. लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको सोचें, ए माइनस बी इज अ सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट, बी माइनस ए इज अ सेट. हमें इन तीनों सेट्स के रीजन्स को, यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन कर देना है. यही तो मतलब हुआ. यूनियन का मतलब क्या होता था? टू कंबाइन द रीजन्स ऑफ गिवन सेट्स. तो ये 1 2 3 सेट्स है हमारे पास, इन तीनों का यूनियन लेना है, तो हमें बस रीजन्स को कंबाइन करना है. अब हमको ये पता करना है कि ए माइनस बी कौन सा रीजन है. तो याद कीजिए, ये वाला रीजन ए का वो रीजन जिसमें बी नहीं है, ए माइनस बी. ए के रीजन में से बी को निकाल दीजिए. ये ए माइनस बी है, ये इधर वाला बी माइनस ए है, और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है ना. तो पॉइंट ये है, मैटर ये करता है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इस रीजन को और इस रीजन को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो कौन सा सेट बनेगा, कौन सा रीजन बन रहा है? ये पूरा आ जाएगा. तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया सर ए यूनियन. बड़ा सिंपल है. यही वजह वेन डायग्राम इसीलिए बहुत सक्सेसफुल है. बहुत स्ट्रांगली है ना, बहुत स्ट्रांग बेस रखता है, बहुत डायरेक्ट आंसर देता है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहती है. ये क्वेश्चन बहुत पहले रुड़की IIT-JEE में पूछा गया था, रुड़की JEE में. अब कॉमन हो गया. Okay, so in this part today we'll talk about laws of algebra of sets. Algebra of sets मतलब algebra of natural numbers, मतलब algebra of natural numbers मतलब numbers का addition, multiplication, subtraction, division. Algebra of sets का मतलब sets along with their operations, मतलब union of sets, intersection of sets, all this. अब इन सब के laws, मतलब यूनियन सेट्स के यूनियन के लॉज क्या है, सेट्स के इंटरसेक्शन के लॉज क्या है, वगैरह वगैरह. कुछ मेन फंडामेंटल लॉज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज आइडम पोटेंट लॉ.
आइडेम्पोटेंट लॉ। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में अगर कोई ऑपरेशन ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि किसी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के साथ उसको रिपीटेडली परफॉर्म करने पर आउटकम ना चेंज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट, फिलहाल यही बता सकते हैं ए यूनियन ए। मैं ए यूनियन ए मतलब ए यूनियन ए कितनी बार भी करूं रिजल्ट तो ए ही आएगा। क्यों? ए यूनियन ए का मतलब ए के रीजन को और ए के रीजन को कंबाइन कर देना है। तो अब ए के रीजन को और ए के रीजन को कंबाइन करेंगे तो ए वाला सेट ही तो आएगा। अब ये कॉम्बिनेशन, ये यूनियन मैं कितनी बार भी करूं ए ही आएगा, है ना। तो यूनियन जो है आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी रखता है। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन और आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी नहीं रखते, है ना। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी नहीं रखते, कुछ रखते हैं, ठीक है, जैसे यूनियन है। ओके, सिमिलरली इंटरसेक्शन के बारे में देखिए। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए का मतलब सेट ए में और सेट ए में कॉमन ढूंढना है। सेट ए में और सेट ए में कॉमन ढूंढना है। तो ए और ए में कॉमन क्या है? सेट ए खुद है, पूरा का पूरा। अब ये इंटरसेक्शन में कितनी बार भी लूं ए ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन, दिस ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेम्पोटेंस। और इसीलिए इन दोनों ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है, बट है ना, ये तो कोई स्टूडेंट कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करके बता देगा, सर ए यूनियन ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा, अगर आपने वेन डायग्राम सीरियसली देखा है तो। बट फिर भी इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ क्यों कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है। डिफरेंस ए माइनस ए, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स आइडेम्पोटेंट नहीं होता, मतलब उसमें आइडेम्पोटेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए आइडेम्पोटेंट लॉ में डिफरेंस को नहीं इंक्लूड किया गया। यूनियन आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी रखता है, इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी लॉज। मैं आपको फटाफट से आइडेंटिटी के बारे में बता दूं जरा। 7th 8th में ना एकदम छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन का, ऐड करने का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है। अगर हम रियल नंबर्स के केस में बात करें तो विच वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेशन किसको कहते हैं? अगर कोई ऑपरेशन, जैसे आप ऐसा समझिए 1/2 में मैं क्या ऐड करूं कि 1/2 ही आ जाए? 0, ठीक है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आइडेंटिटी वर्ड सुने होंगे, नहीं गलत बोल दिया मैं, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स शायद आइडेंटिटी वर्ड का उनको ध्यान होगा, और 19 उसमें भी 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ये जानते नहीं होंगे कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी क्यों हम लोग पढ़ते थे, ये सब, ठीक है। बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली समझते हैं इन सब बातों को, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट 12th एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स। हमारी मैथमेटिक्स कैसी है? 1/2 में हम क्या ऐड करेंगे? 1/2 आएगा 0। 0 को मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूंगा तो वही रियल नंबर आएगा। मैं पाई में 0 ऐड करूंगा तो पाई ही आएगा। मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 में 0 ऐड करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आएगा। इट मीन्स दैट 0 जब किसी रियल नंबर के साथ ऐड होता है तो उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं चेंज करता है। जो नंबर आपने ऐड किया वही नंबर आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। चूंकि ये एलिमेंट इस ऑपरेशन के साथ किसी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इस ऑपरेशन को, सॉरी, इस एलिमेंट को इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? इस एलिमेंट को इस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है,
मतलब मैं √5 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि √5 ही आ जाए? बड़ा सिंपल है सर, 1। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1 है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 0 है। ओके, तो ए के साथ, ठीक है, किस सेट का यूनियन लें कि ए ही आ जाए? यहां मैं प्लस माइनस तो कर नहीं सकता। ए के साथ किस सेट का यूनियन लूं कि ए ही आ जाए, मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ए के साथ कौन से रीजन को कंबाइन करूं कि ए ही आ जाए? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका तो कोई रीजन है ही, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं। ए को एम्प्टी सेट के साथ कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? ओके, ध्यान दीजिए। It means that empty set is the identity element for union of sets, है ना? ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। जैसे एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसी तरह से यूनियन के लिए 5 आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब फिर वही सवाल, ए के साथ किसका इंटरसेक्शन लें कि ए ही आ जाए? ए के साथ किसका इंटरसेक्शन लूं कि ए ही आ जाए? यहां आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचिए कि क्या इसके अलावा भी कोई सेट लिख सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट यहां लिखा हुआ है यू। ए के साथ किसका इंटरसेक्शन लें कि ए ही आ जाए? ए भी लिख सकते थे यार, ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही आता है, बट वो आइडेंपोटेंस लॉ है, आइडेंपोटेंट लॉ है ना। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ ए भी लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, यहाँ पर भी मैं ए लिख सकता हूँ, बट बात मैं कैसे बताऊंगा, बात एक मैथमेटिकल एक्सेप्टेंस की है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये क्लेम कर सकता है कि सर ए यूनियन ए करने पर भी ए ही आ रहा है, ए यूनियन फाई करने पर भी ए ही आ रहा है, तो आप फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, ए को क्यों नहीं कह दे रहे आइडेंटिटी एलिमेंट? ठीक है, तो देखिए किसी ऑपरेशन के लिए ना आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई कहेगा कि सर हर सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट वो खुद है, समझो बात, अगर कोई ये कह रहा है कि सर आप फाई को ही आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, ए को ही हर जब किसी सेट का उसी के साथ यूनियन लेने पर वही सेट आ जा रहा है, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि सर दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ये ए था, यहां भी ए आ रहा है इसकी वजह से, तो सर यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हुआ, ए हुआ। समझ आ रही बात? बट इस तरीके से होगा क्या कि अगर जब मैं यहाँ बी लिखूंगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आएगा, बी आएगा। जब मैं यहाँ सी लिखूंगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आएगा, सी आएगा। तो अलग अलग सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग आने लगेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता, आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जो यूनिक होता हो। जैसे नंबर्स के केस में फिर जाइए, 1 2 3 4 कितने भी कोई भी रियल नंबर लें, उन सबका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0 ही है। सबके लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट तो है नहीं। एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करूं तो सबके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1 है। उसी तरीके से यूनियन के लिए, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए, सारे सेट्स के लिए, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए, सबके लिए है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 5 है सबके लिए। चाहे यहां मैं सेट ए लिखूं, चाहे मैं सेट बी लिखूं, चाहे सेट सी लिखूं, किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लूंगा तो वही सेट आएगा। दैट मीन्स 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके ओके, इसी तरीके से किसी भी सेट को लेकर के, किसी भी सेट को एक ऐसा यूनिक एलिमेंट हो, एक ऐसा यूनिक सेट बताइए जिसको किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वही सेट हो जाए।
एक ऐसा यूनिक सेट बताइए जिसको ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पर ए ही आ जाए। तो आप यहाँ ए नहीं बोल सकते। ए क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ए यूनिक सेट नहीं होगा। अलग अलग सेट के लिए अगर मैं अगर कोई कहेगा सर बी ले लीजिए, तो बी के साथ इंटरसेक्शन किसका लेना पड़ेगा? बी का लेना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ए के लिए आइडेंटिटी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के केस में ए का आइडेंटिटी एलिमेंट ए, बी का आइडेंटिटी एलिमेंट बी, सी का आइडेंटिटी एलिमेंट सी। ये तो अलग अलग एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट, अलग अलग सेट्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग आने लगेंगे, जो कि सही नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट को, हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इसलिए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का लॉजिक क्यों सर? इसको भी लॉजिकली समझिए। ये है मेरा ए और ये यूनिवर्सल सेट। आप खुद सोचिए, इस ए में और यूनिवर्सल सेट में, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब क्या हुआ? ए में और यू में कॉमन, इस रीजन में और इस पूरे रीजन में कॉमन कौन है? यही वाला रीजन तो है। यूनियन का मतलब ये पूरा, सॉरी यूनिवर्सल सेट का मतलब ये पूरा, और ए का मतलब ये। तो ये वाला सेट, ये वाला रीजन ए में तो आ ही रहा है, यू में भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ए ही आएगा। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन है? ए ही है। इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट होता है, इंटरसेक्शन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट आप लीजिए, किसी भी सेट के लिए यूनियन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट फाई ही होगा। कोई भी सेट आप लीजिए, किसी भी सेट के लिए इंटरसेक्शन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये दोनों यूनिक सेट्स हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर सेट आप बदल दीजिए, इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेम्पोटेंस लॉ अलग चीज है, आइडेंटिटी लॉ अलग बात है। ओके, इतने एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है यार, ये सब कोई आपसे नहीं पूछेगा, है ना। जैसे ही आप 12th पास आउट हो करके, चाहे बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, अगर आप मैथ्स ट्रेड से जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो एक मैथ्स में चैप्टर आता है, उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। वहां पे सब बहुत परेशान करेगा। सिर्फ मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक सेमेस्टर सिर्फ इसी बात में समझने में लग गया था, आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। उसकी वजह ये थी कि कभी इन सब बातों पे ध्यान दिया ही नहीं मैंने कभी। इट्स नॉट अबाउट सिलेबस और आवर कोर्स, इट्स अबाउट कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेशन होगी। तो आइडेम्पोटेंट लॉ हमने समझा कि ये कैसे हो रहा है, आइडेंटिटी लॉज हमने समझा कि ये कैसे हो रहा है, और बात करें कम्यूटेटिव लॉज की, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा यहाँ पे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप इट इज डन। चलो, तो मैं आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ को इरेज कर देता हूँ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव वर्ड तो मतलब जानते हैं हम लोग, ये लॉ तो पहले जानते हैं। एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, 2+3 करें या 3+2 करें, सेम रिजल्ट आता है। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, सेम रिजल्ट आता है। कम्यूटेटिव मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर ऑपरेशन के साथ ऑर्डर चेंज करने पर आउटपुट में कोई फर्क ना पड़े तो उस ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहते हैं। ये कहते हैं कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है? 2 में से 3 माइनस करूं या 3 में से 2 माइनस करूं, सेम रिजल्ट आएगा? नहीं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। हम लोग वही बातें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, उसी बात को अब सेट्स के साथ देख रहे हैं। क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम आएंगे? सोच लीजिए, ए यूनियन बी का मतलब ए के रीजन और बी के रीजन को कंबाइन कर दिया, बी यूनियन ए का मतलब बी के रीजन को और ए के रीजन को कंबाइन कर दिया, बात तो एक ही है। वो आपको समझ में आ रहा हो। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी क्या
ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल आएंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी, बी इंटरसेक्शन ए मीन्स कॉमन रीजन बिटवीन बी एंड ए। बात तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम रिजल्ट देते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, चलिए ए माइनस बी बताइए क्या आएगा। द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट डू नॉट बिलोंग्स इन बी, 1 इसमें है नहीं, 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें है तो 3 को नहीं लिखेंगे। बी माइनस ए का मतलब द एलिमेंट्स ऑफ बी दैट डू नॉट बिलोंग्स इन ए, 3 इसमें है 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है नहीं है। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। यूनियन कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन डिफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ओके, अब होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आई विश कि मेरा लेक्चर मैं जितना दिमाग में सोच रहा हूँ, आई होप मैं आपको उतना मैसेज, उतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इम्पोज कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, फिर से एडिशन की बात करते हैं। ये पढ़ा हम लोगों ने 2 + 3 + 5 इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका ही मतलब, ये नाम जरूर सुना होगा, इसका मतलब नहीं जानते। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट्स को लेकर के डिफाइन की जाती है। पहली बात, होता क्या है, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या 2, 3 और 5 इन तीनों का सम बताइए, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा ब्रेन है तो जो डायरेक्ट तीनों को ऐड कर दे? सब बात समझिएगा। डायरेक्ट ऐड करने का मतलब 2, 3 और 5 को साथ में एकदम एक साथ ऐड करे। कोई भी करेगा तो पहले कोई 2 नंबर्स ऐड करेगा, फिर तीसरे को ऐड करेगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ये हमारा ब्रेन नहीं कर सकता कि हम तीनों नंबर को एक साथ ऐड कर दें। हमारा ब्रेन क्या नहीं कर सकता? मैथमेटिकल ऑपरेशन ही इस तरह से डिफाइंड है कि हम पहले 2 और या तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें, या इन दोनों को ऐड कर लें, या इन दोनों को ऐड कर लें। आप कीजिए 3 नंबर्स को एक साथ ऐड है। चीट मत कीजिएगा, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, आप नहीं ऐड कर सकते। हम जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी करते हैं और उससे पूछेंगे 2 + 3 + 5 कितना हुआ, तो पहले कोई 2 नंबर्स को ऐड करता है, रैंडम नंबर्स को, उसके बाद तीसरे नंबर को ऐड करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि मैं पहले 3 और 5 ऐड करके फिर 2 को ऐड करूं, या पहले 2 और 3 ऐड करके फिर 5 को ऐड करूं, रिजल्ट सेम आता है। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम इस ऑपरेशन को कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अच्छा, हमको ए का, बी का और सी का, वी हैव 3 सेट्स ए, बी एंड सी, एंड वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ ऑल दीज 3 सेट्स। मुझे इन तीनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो फिर वही बात है कि हम तीनों सेट्स का यूनियन एक ही बार में साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। या तो मैं पहले ए और बी का यूनियन कर लूं, या तो मैं पहले बी और सी का यूनियन कर लूं। तो ऐसा देखा गया है कि आप पहले बी और सी का यूनियन कीजिए, फिर ए के साथ उसको कंबाइन कीजिए, या पहले ए और बी का यूनियन लीजिए, फिर सी के साथ उसको कंबाइन कीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? सेम कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन के साथ भी है। जैसे अभी मैंने जो भी बातें यूनियन को लेकर बताई हैं, बिल्कुल उसी वे में आप इंटरसेक्शन को भी अडॉप्ट करेंगे। सो ये हमारे कुछ लॉस थे, इसके आगे मुझे कुछ बताना है। Okay, I'm going to erase this. Okay, distributive laws. अच्छा,
ये मालूम है ना, ये हो जाता था 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ये इंटू 2 के साथ भी होता था, फिर इंटू 3 के साथ भी होता था। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम कहते थे कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बट जा रहा है। 5, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 2 के साथ भी होगा, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 3 के साथ भी होगा। तो एडिशन जहां का तहां है, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों एलिमेंट्स पर, ये जिनका एडिशन हो रहा था उन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम लोग कहते थे कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या कहते थे, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ प्लस की जगह माइनस होता था, यहाँ माइनस होता, बस। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा ना। यही प्रॉपर्टी हम सेट्स को देख रहे हैं, सेट्स में देख रहे हैं। ओके, ये यूनियन का ऑपरेशन है और ये इंटरसेक्शन का। क्या यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? मैं एक रॉ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, सॉरी ट्रू डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ए, बी एंड सी। वेन डायग्राम क्या होता है, वो हर पॉसिबल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करता है, हर लॉजिकल पॉसिबिलिटी को। ए बी सी में जो भी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी यहां पर है। ओके, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का कॉमन ये हुआ ना, समझने वाली बात है। बी एंड सी का इंटरसेक्शन ये होगा, फिर ए को इसके साथ यूनियन ले लेना है, तो मतलब इस रीजन को, इंटरसेक्शन वाले रीजन को और ए को कंबाइन कर देना। तो ए वाला रीजन ये हुआ, ए को मैंने इंटरसेक्शन वाले रीजन के साथ कंबाइन कर दिया, तो ये आएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या यूनियन जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, जैसे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, क्या यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर होगा तो ये क्या बनना चाहिए, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन जहां का तहां होगा, ए यूनियन सी। ये ए यूनियन बी के साथ भी होगा, ए यूनियन सी के साथ भी होगा, और बीच में इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा। तो हम कहेंगे यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। जरा इसको बनाओ, देखिए मैं मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर रहा हूं इसको। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लॉजिक पढ़ाने पड़ेंगे आप लोगों को, और अभी उसका टाइम नहीं है, उसकी नीड भी नहीं है। ओके, ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब, सॉरी ए यूनियन बी का मतलब ये वाला रीजन, समझ आ रहा है? ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी का मतलब यार ये पूरा रीजन ना, ए भी और बी भी, ये वो। और ए यूनियन सी का मतलब ए का रीजन और सी का रीजन। तो मैं इसको ब्लैक से दिखा दे रहा हूं। ए यूनियन सी बनाया मैंने ये। ओके, जो ब्लू मार्कर से जो रीजन शेडेड है ये ए यूनियन बी है, और जो ब्लैक लाइन से शेडेड है वो ए यूनियन सी है। अब ब्लैक वाले में और ब्लू वाले में कॉमन कौन सा है देखिए, मैं अगर देख पा रहा हूं तो ये रीजन, इसमें ब्लैक वाली लाइन भी है, ब्लू वाली लाइन भी है, ब्लैक वाली भी है, ब्लू वाली भी है, इसमें सिर्फ ब्लैक है, इसको नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ ब्लू है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ ब्लैक है, इसको भी नहीं लेंगे। ये वो रीजन है जिसमें ब्लैक और ब्लू दोनों है। यहां पर देखो, ये रीजन और ये रीजन सेम आ रहा है ना। क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का रीजन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का रीजन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या ये दोनों रीजन सेम है, आइडेंटिकल है?
इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे दैट यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इसको बना लेना कि आपको बाद में इन फ्यूचर समझ में आए कि हाँ हमने कैसे समझा था इसे। ठीक है, अब सबकी अपनी नोट्स होती है, आपकी मर्जी है। ओके so we say that union is distributive over intersection। ठीक, बिल्कुल सेम रिजल्ट इंटरसेक्शन के साथ भी आता है। अब देखिए यहाँ यूनियन था, मैंने यहाँ इंटरसेक्शन कर दिया, और अंदर इंटरसेक्शन था, मैं यूनियन कर दिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, इज द ऑपरेशन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन और नॉट। तो ये आपका वर्क है, इसका वेन डायग्राम बनाइए, इसका वेन डायग्राम बनाइए, देखिए कि क्या दोनों रीजन सेम है। मैं ही बना दे रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम होगी तो मुझे फिर अलग से बताना पड़ेगा। ओके, बी है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है सर। बी यूनियन सी का मतलब ये बी और ये सी, ये बी यूनियन सी का मतलब ये बी का और सी का पूरा रीजन, ये बी यूनियन सी है। ओके, अब ए के साथ बी यूनियन सी वाले रीजन को और ए के रीजन को इंटरसेक्शन लेना है। मतलब ए के रीजन में और बी यूनियन सी के रीजन में कॉमन कौन सा है, देखिए ये वाला रीजन ये रीजन ए में भी है और ये रीजन बी यूनियन सी में भी है, हाँ है ना। इधर वाला रीजन बी यूनियन सी में है लेकिन ए में नहीं है, और इधर वाला रीजन ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है। हमको इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए ए का और बी यूनियन सी का। ये जो ब्लैक से मैंने आउटलाइन की है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ओके, इधर आ जाते हैं। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का कॉमन ये, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो इस रीजन को और इस रीजन को मिला लेंगे। क्या ये रीजन और ये रीजन सेम बन रहा है क्या, बिल्कुल है ना। तो हम लोग यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, वी से दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी से दैट इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये आप खुद से लिख लीजिएगा। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दोनों समझ में आ रहे होंगे। ओके, last property is De Morgan's law। De Morgan was a mathematician और उन्होंने एक लॉ दिया था। ये रूल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके 11th के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और जब आप 12th पास होने के बाद कहीं कंपटीशन देंगे तो सेट थ्योरी से डे मॉर्गन्स लॉ पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है। इन सारी प्रॉपर्टीज में अगर आप पूछोगे सबसे ज्यादा वैसे वो सब, लेकिन फिर भी डे मॉर्गन्स लॉ का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ओके, सेट थ्योरी में हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज 11th में और 12th में प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होगी। अगर आपने वेन डायग्राम नहीं समझा, अगर आपने सेट्स की ये प्रॉपर्टीज नहीं समझी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने वेन डायग्राम से रीजन्स को नहीं समझा, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आने वाली, नहीं आएगी समझ में।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सब बस इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप सेट्स में बहुत अच्छे हो जाए, मुझे प्रोबेबिलिटी में कम मेहनत करनी पड़े, इसीलिए मैं यहाँ बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रहा हूँ सब चीजें। खैर, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है? डैश का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। मुझको ये बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम से मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब ये बाहर का रीजन। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का रीजन। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी के बाहर का रीजन, ठीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेन डायग्राम से मैथमेटिकली भी बातों को समझें, ठीक है, और वेन डायग्राम से भी समझें। वेन डायग्राम बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो जरा मैं ना इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट से एकदम। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा आएगा, अगर ये ए है, सॉरी, अगर ये ए और ये बी है तो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा आएगा, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का रीजन। अब आपको समझ में आ रहा हो? ओके, डी मॉर्गन ने कहा कि जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये इक्वल हो जाता है इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेकर के, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट जब आप अंदर लेकर के आएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट की वजह से यूनियन किसमें चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में, एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, समझने याद रखने वाली बात है। हम ये देख रहे हैं कि क्या डी मॉर्गन का ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? अगर डी मॉर्गन का ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वेन डायग्राम से जो रीजन इसका आ रहा है वही रीजन इसका भी आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ओके, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ध्यान दीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का रीजन, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का रीजन। बी से मतलब नहीं है मुझे, ए के बाहर का रीजन। मैं सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए के बाहर का रीजन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का रीजन। देखिए, ब्लू वाला ए के बाहर बनाया मैंने और ब्लैक वाला बी के बाहर बनाया मैंने, ठीक। इस ब्लू वाले रीजन का और इस ब्लैक वाले रीजन का मुझको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो आप मुझको ये बताइए कहाँ, वो कौन सा रीजन है जहां ब्लैक और ब्लू दोनों है? ये बाहर देखिए, ब्लैक ब्लू दोनों दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरे बाहर वाले रीजन में ब्लैक और ब्लू दोनों है। अब ए में जाइए, ए में जैसे ही आप ए में जा रहे हैं, इसमें ब्लैक तो बना हुआ है, ब्लू नहीं बना है। जैसे ही आप बी में जा रहे हैं, इसमें ब्लू तो बना हुआ है, ब्लैक नहीं बना है। और ये बीच वाले में, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में तो ना तो ब्लैक है और ना ही ब्लू है। तो कॉमन रीजन क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन क्या हुआ? ये बाहर वाला, जहां ब्लूइश रीजन भी है और ब्लैकिश रीजन भी है। बाहर वाला मतलब ये, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब डी मॉर्गन ने सही कहा था। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसको ऐसा बना सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लिया है। ओके, आई होप इट इज डन, है ना। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। सिमिलरली डी मॉर्गन ने यह भी कहा कि भैया अंदर इंटरसेक्शन रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम रूल है, यहां यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहां इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा। इसको आप खुद रीजन बना करके वेरीफाई करके देखिए। ओके, सेट थ्योरी में आई रेस्ट माय केस। मेरी तरफ से पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आप
सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हों, अगर लेक्चर में कहीं आपको कोई बात नहीं समझ में आई है प्लीज पूछिए, अगर आपको क्वेश्चंस लगाने में कहीं दिक्कत हो रही है। अब हम लोग सिर्फ 1 या 2 वीडियोस करेंगे आपके डाउट्स को लेकर के, डिपेंडिंग अपॉन कितने डाउट्स आते हैं आपके उसको लेकर के। उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक पे। साइन मतलब क्या है? सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये सी सेट है, ए बी सी सब सेट्स हैं और ये यूनियन और इंटरसेक्शन समझ रहे होंगे आप। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सबको देखने के बाद। मेक श्योर कि आपको यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस का मतलब अच्छे समझ में आया हो, सेट्स की प्रॉपर्टीज, जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ा हम लोगों ने वो अच्छे समझ में आया, एंड वेन डायग्राम में उन लॉज को कैसे देख रहे हैं ये समझ में आया। अगर इतनी बातें आपकी क्लीन है, ठीक है, तो आप जरूर इसको टाइम दीजिएगा। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने का मतलब है आप सेट थ्योरी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। ओके, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री डैश लगा हुआ है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन तीनों सेट्स का यूनियन लेने पर ए यूनियन बी आएगा। क्या ये सही है? ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? इसको देख लीजिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये सबसेट का साइन है और ये सी है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी देन इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है? विच इंप्लाइज दैट, अगर ए सी का सबसेट है तो क्या इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा सी इंटरसेक्शन बी का, एंड ए यूनियन बी सबसेट होगा सी यूनियन बी का। अगर ए सी का सबसेट है तो क्या ये सेट इसका सबसेट होगा और ये सेट इसका सबसेट होगा? ट्रू और फॉल्स बताना है। सिमिलरली इफ ए इंटरसेक्शन बी
इज अ सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, अगर ये सेट इसका सबसेट है तो क्या इसका मतलब ये है कि ए सी का सबसेट होगा? इसका मतलब क्या होता है? विच इंप्लाइज दैट इफ दिस इज गिवन देन इज इट ट्रू दैट ए विल बी अ सबसेट ऑफ सी? आपको ट्रू फॉल्स बताना है. इफ दिस इज गिवन A union B is a subset of C union B, then is it true that A will be a subset of C? आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि इन पांचों स्टेटमेंट्स में आप कितने स्टेटमेंट्स के प्रूफ नहीं करना है. आप वेन डायग्राम बनाइए और देखिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. इसकी लेंथ पर मत जाइएगा बिल्कुल भी. ठीक है, मेक श्योर कि आपकी वेन डायग्राम अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है, 1-2 अटेम्प्ट दीजिए. नहीं समझ में आ रहा है, बहुत परेशान मत होइएगा. मेक श्योर कि एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन प्लस मिसलेनियस आपने अच्छे से सॉल्व किए हो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट में. खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए. बाय.